नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे YouTube प्लेटफॉर्म से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्लास में LT ग्रेड सोशल स्टडीज को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक सेगमेंट के कुछ क्वेश्चंस। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लीजिए एक बार। आप ही के सिलेबस का टॉपिक है ये आपके सिलेबस का टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी। पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी, इसमें क्या आएगा जो आप थ्योरी पढ़ेंगे। पब्लिक और प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, इंपोर्टेंस और थ्योरीज क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर की, टैक्स का नेचर, टाइप कितने प्रकार के टैक्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, टैक्सेशन के सिद्धांत, और टाइप ऑफ पब्लिक डेब्ट, सरकारी कर्ज कितने प्रकार का, और इट्स रेजिंग एंड रिडम्पशन, और इसे कैसे रेज किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसके आपको अंदाजा रहेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये रहे आपके पब्लिक फाइनेंस एंड फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड। सिलेबस में टू द हूबहू ये टॉपिक मेंशन है आपका ऐसे ही। चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स। सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं क्या है। सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषता क्या है, क्या ये एक्सक्लूडेबिलिटी है इनकी, या रिवाइलरी है, या नॉन रिवाइलरी है, या मार्केट ड्रिवन है। तो जो सार्वजनिक वस्तु है क्या उनमें कंपटीशन होता है या अपरवज्यता है। तो ध्यान रखिए गैर प्रतिस्पर्धा पर आधारित होते हैं सार्वजनिक गुड्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल इन कंजप्शन, मीनिंग वन पर्सन यूज डज नॉट रिड्यूस अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। जो सार्वजनिक गुड्स हैं, जो सार्वजनिक सामान है, सार्वजनिक वस्तु है, अगर उस वस्तु में से एक व्यक्ति उपयोग कर लेता है उसका, तो वो वस्तु दूसरे के लिए कम नहीं हो जाती। जैसे कि पार्क, एक व्यक्ति अगर उस वहां जा रहा है टहलने के लिए, तो क्या दूसरे के लिए वो कम हो गई? नहीं। सार्वजनिक वस्तुओं की ये खास बात है कि एक के इस्तेमाल करने से वो दूसरे के लिए कम नहीं हो जाती है, इसलिए गैर प्रतिस्पर्धा पर आधारित होते हैं पब्लिक गुड्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे यह। वहीं प्राइवेट गुड्स की जब बात करें तो वो एक के लिए ही है। प्योर प्राइवेट गुड क्या है, इसमें से एक शुद्ध निजी वस्तु क्या है। तो प्राइवेट गुड्स आर बोथ राइवल, एक तो ये कंपटीशन में होते हैं, यूज्ड बाय वन रिड्यूसेस फॉर अदर, अगर एक इस्तेमाल कर ले तो दूसरे के लिए कम हो जाते हैं, एंड एक्सक्लूडेबल यानी कि यूजर्स कैन बी प्रिवेंटेड, यानी कि कुछ लोगों को इसका इस्तेमाल करने से रोका भी जा सकता है। तो निजी वस्तुएं प्रतिस्पर्धी और अपरवज्य होती हैं, मतलब एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे को कम मिलती हैं और उपयोग से रोका भी जा सकता है इसको। ठीक है, तो राइवल है और एक्सक्लूडेबल है, यानी कि इनको इस्तेमाल करने से रोका भी जा सकता है। अरे वैकेंसी की बात कर, किसी जगह जॉब अपॉर्चुनिटी आई है, तो अगर वैकेंसी 500 है तो 500 लोगों के लिए भर जाएंगी, वो फिर आगे के 500 से ज्यादा जो लोग होंगे उनके लिए तो बचेगी नहीं। अगला प्रश्न, विच थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक विकास के साथ सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो भैया आर्थिक विकास के साथ सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर ने दिया था। तो वैगनर स्टेटेड दैट एज इकोनॉमीज ग्रो, वैगनर कहते हैं कि एक इकोनॉमी ग्रो करेगी, एक अर्थव्यवस्था वृद्धि करेगी, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज इन एरियाज लाइक वेलफेयर, एजुकेशन एंड डिफेंस। वैगनर के अनुसार जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, सार्वजनिक व्यय भी कल्याण, शिक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में बढ़ता है। वैगनर ने दो बातें कही हैं। इन्होंने कहा है जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है ना, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो वैसे ही सरकारी खर्च भी बढ़ेगा,
खर्च बढ़ेगा और ये खर्च किस में होगा? ये कल्याण में होगा, वेलफेयर में, शिक्षा में होगा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में होगा। ये वैगनर का सिद्धांत है। ठीक है, आगे कीन्स का जो सिद्धांत है, एडवोकेट पब्लिक एक्सपेंडिचर टू, कीन्स ने सार्वजनिक व्यय का समर्थन किसके लिए किया है? तो सीधी सी बात है, रोजगार बढ़ाने पर काम करना चाहिए और मांग बढ़ाने पर। तो बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड डिमांड, ये कीन्स बोलते हैं। कीन्स का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर को लेकर समर्थन है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए, रोजगार बढ़ाना चाहिए और डिमांड बढ़ाना चाहिए। डिमांड बढ़ाओगे किसी चीज की तो जो कंपनी वो डिमांड पूरी कर रही है उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो जो स्टेट है उससे टैक्स वसूलती है, तो स्टेट के पास ज्यादा टैक्स आएगा। स्टेट के पास ज्यादा टैक्स आएगा तो स्टेट उसी टैक्स को योजनाओं के माध्यम से ये सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करेगी, एजुकेशन पे खर्च करेगी और आपका स्वास्थ्य पे खर्च करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये बोलते हैं कीन्स। एक टैक्स प्रोग्रेसिव कब कहलाएगा? एक टैक्स को प्रगतिशील कब कहेंगे? टैक्स रेट इंक्रीज विथ इनकम। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? ये तो सिंपल प्रश्न है। रिग्रेशन और प्रोग्रेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम और दूसरा इसके अपोजिट होता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो ध्यान देना दोस्त, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाए, जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाए तो उसी के साथ उस पर टैक्स भी बढ़ता जाए। फॉर एग्जाम्पल 12 लाख तक अगर कोई इंडिया में आज 12 लाख तक कमा रहा है तो टैक्स नहीं है, फिर उससे ऊपर 10% लगेगा, फिर 20% लगेगा, फिर 30% लगेगा। तो जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी टैक्स बढ़ता जाएगा। इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन का क्या मतलब है? इनकम बढ़ती जाए, टैक्स कम होता जाए या उतना ही रहे। समझ रहे हैं? इसे बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। आगे इनडायरेक्ट टैक्स आर जनरली कंसीडर्ड। इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर को कहा जाता है रिग्रेसिव। तो इनडायरेक्ट टैक्स अफेक्ट द पुअर मोर एज दे पे द सेम टैक्स रिगार्डलेस ऑफ इनकम। यानी कि गरीब लोगों की इनकम तो कम है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स उन्हीं को देना पड़ रहा है। तो ये तो क्या हुआ, इनकम कम होते हुए भी टैक्स देना पड़ रहा है, तो इसे रिग्रेसिव कहेंगे। ठीक है, अब मैगी पर टैक्स लग रहा है इनडायरेक्ट, वो तो नेस्ले कंपनी पर लग रहा है, लेकिन पे कौन कर रहा है? जीएसटी, हम लोग जो मैगी खरीदते हैं। सॉरी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैनन्स प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा टैक्सेशन का प्रिंसिपल दिया गया था, क्या है वो? तो एडम स्मिथ 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन इंक्लूड, 4 टैक्स के सिद्धांत बताए उन्होंने एडम स्मिथ ने। एक इक्विटी यानी कि समान, और सर्टेनिटी निश्चितता, कन्वीनियंस सुविधा, और इकोनॉमी। ये चारों टैक्स के अंदर होने चाहिए। एडम स्मिथ को ध्यान रखना आप जब बात आती है एडम स्मिथ की। इनकी फेमस किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी फेमस किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है वर्ल्ड लेवल पर।
फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। समझ गए? एडम स्मिथ। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इन वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट में टैक्सेशन का महत्व क्या है? तो टैक्सेशन का महत्व है असमानता को कम करना, रिड्यूसिंग अनइक्वालिटी, असमानता को कम करना। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, इसमें टैक्स लगाना। तो क्या होता है, जो जितना ज्यादा अमीर है उससे टैक्स वसूला जाएगा और इस टैक्स के पैसे को, इस वाले पैसे को योजनाओं के माध्यम से, जो सरकार योजना चलाती है, योजनाओं के माध्यम से गरीबों के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विच टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स? किसी भी वस्तु का उत्पादन या उसकी बिक्री करने पर जो टैक्स लगाया जाता है, तो सीधी सी बात है, आसान सवाल है, उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, यानी कि उत्पाद शुल्क। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री। अब ये सब जीएसटी में है। पब्लिक डेप्ट इज सेड टू बी इंटरनल व्हेन? पब्लिक डेप्ट को इंटरनल कहा जाएगा कब? सार्वजनिक ऋण आंतरिक तब कहा जाता है जब इट इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर इन्हें बाहरी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज लिया जाए। बी, इट इज टेकन फ्रॉम सिटीजन्स और इंस्टीट्यूशन विद इन द कंट्री, अगर देश के अंदर ही किसी संस्था से कर्ज लिया जाता है तो उसे आंतरिक कहा जाता है। सी, इट इज टेकन बाई प्रिंटिंग करेंसी, करेंसी प्रिंट करने के द्वारा होता है ये ना। इट इज बोरोड फ्रॉम एनजीओ, एनजीओ से लेना। तो कंट्री के अंदर कुछ संस्थाएं हैं, जैसे आरबीआई है या लोग हैं, बॉन्ड इशू करके सरकार फंड रेज करती है। तो पब्लिक डेप्ट को इंटरनल कब कहा जाएगा? जब ये कंट्री के अंदर से ही संस्थाओं से या लोगों से लिया जाए। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। 11वां प्रश्न, रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक डेप्ट मीन्स? पब्लिक डेप्ट का रिडेम्पशन, इसका क्या अर्थ है? तो इंक्रीजिंग टैक्सेस टू रिड्यूस डेप्ट, गलत बात। रिडेम्पशन का मतलब ये होता है, रिडेम्पशन का मतलब ये होता है, हम कोई लोन लेकर आए थे, हमने लोन लिया था आईएमएफ से, ठीक है, बाद में जाके हमने ये लोन को रीपे कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, यानी कि इस लोन को हमने वापस कर दिया। तो लोन को वापस करना ही क्या कहलाएगा? रिडेम्पशन, रिडेम्पशन कहलाएगा। ठीक है, लोन को वापस करना। तो रिडेम्पशन इज द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट रीपेज बोरोड फंड्स टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिससे कर्ज उधार लेकर आए थे, उसको हमने कर्ज वापस कर दिया है, इसे बोलेंगे रिडेम्पशन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलंटरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सरकार को स्वैच्छिक भुगतान है? कौन सा सरकार के लिए स्वैच्छिक भुगतान है? तो स्वैच्छिक, स्वैच्छिक का मतलब है इच्छा है तो लो दे दो, नहीं है तो नहीं। तो भैया वो तो डोनेशन हो सकता है, दान। ठीक है, दान में मिला हुआ पैसा वो तो स्वेच्छा पर निर्भर कर रहा है सामने वाले की पे, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। इसे ग्रांट्स भी कहते हैं, इसे कहते हैं ग्रांट्स। द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट, कराधान का लाभ सिद्धांत इस विचार पर आधारित है। किस विचार पर आधारित है भाई? किस विचार पर आधारित है कराधान? रिच शुड पे मोर,
यानी कि अमीर लोग ज्यादा पे करेंगे, या टैक्स बर्डन शुड बी इक्वल, कर का भार समान होना चाहिए सभी पर, या पीपल शुड पे टैक्सेस इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव। तो द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कि जो लोग जितना लाभ उठाएं उतना टैक्स दें, लोग जितना लाभ उठाएं उतना टैक्स दें, ये है, जिसे ज्यादा फायदा वो ज्यादा दे। Which type of public debt is usually short term and used for meeting immediate requirement? निम्न में से कौन सा सार्वजनिक ऋण सामान्यतः अल्पकालीन होता है और तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए होता है? तो वो है अनफंडेड डेप्ट। अनफंडेड डेप्ट इंक्लूड ट्रेजरी बिल एंड इज अ शॉर्ट टर्म। ट्रेजरी बिल इशू कर देना और उसके द्वारा फंड रेज करना, ठीक है, तो ये इमरजेंसी में सरकार की या देश की जरूरत को पूरा करता है। सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आर पार्ट ऑफ। सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है लोगों को, वो किसका हिस्सा है? तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। यहां देखो, जब हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हैं, या बजट ले लो, बजट में एक होता है रेवेन्यू अकाउंट, एक होता है रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में रिसीप्ट आएंगे, यानी कि सरकार के पास जो लगातार पैसा आता रहता है, और रेवेन्यू अकाउंट में एक्सपेंडिचर भी आएंगे, जो सरकार लगातार खर्च करती है पैसा। वैसे ही कैपिटल में रिसीप्ट आएगा और एक्सपेंडिचर आएगा। कैपिटल अकाउंट में आना जाना पैसे का वो वाला होगा जो कभी कभार हो, और रेवेन्यू अकाउंट यानी कि राजस्व खाते में सरकार को खर्च करना ही करना है और सरकार के पास पैसा आना ही आना है। तो आना जाना ये टाइम टू टाइम चलता रहे और डे टू डे बेसिस पे होता रहे, वो रेवेन्यू अकाउंट में काउंट होता है। तो सब्सिडी अगर सरकार दे रही है किसी सामान पर, तो सब्सिडी से सरकार को इनकम हो रही है क्या? नहीं, सब्सिडी सरकार के लिए क्या है? खर्चा है। लेकिन कौन सा खर्चा? कैपिटल वाला खर्चा या रेवेन्यू वाला खर्चा? तो रेवेन्यू वाला खर्चा है, क्योंकि हर महीने सिलेंडर पर सब्सिडी देना ही देना है। ऐसा नहीं है कि 15 साल 20 साल में एक बार दे दिया। अगर कभी कभार देना होता तो फिर तो कैपिटल अकाउंट में शामिल होता। हमेशा देना है तो वो रेवेन्यू अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से पब्लिक गुड की फीचर कौन सी नहीं है? तो ये कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है। सार्वजनिक जो सब वस्तु है उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, उस पर सबका अधिकार होता है। ये इसकी विशेषता नहीं है। विच टैक्स इज बेटर सूटेड टू करेक्ट इनकम इक्वलिटी? आय की असमानता को ठीक करने के लिए कौन सा कर अधिक उपयुक्त है? तो वही प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, यानी कि अमीर और गरीब के बीच में इस खाई को भरना है, कम करना है, तो अमीर लोगों से टैक्स ज्यादा लेकर उसको गरीबों में खर्च किया जाए, तो ये गैप को रिड्यूस किया जा सकता है, आय की विषमता को कम किया जा सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट? तो ध्यान करो, अभी बजट में दो पार्ट बताए थे, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में आएगा जो कभी कभार पैसा आए सरकार के पास। तो बोरोइंग्स, सरकार कभी कभार उधार लाती है, ऐसा तो नहीं है हर सप्ताह सोमवार को सुबह 8 बजे मुंह उठा के चल दे आईएमएफ से लोन लेने के लिए, कभी कभार लाती है। तो कभी कभार वाला या तो खर्चा हो या आय हो, वो कैपिटल में काउंट होगी। और क्योंकि सरकार के पास आ रहा है पैसा, तो वो उधारी से आ रहा है, और कभी कभार आ रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट के रिसिप्ट में शामिल होगा, यानी कि बोरोइंग्स। पब्लिक गुड्स लीड टू मार्केट फेलियर? सार्वजनिक वस्तुएं बाजार विफलता का कारण बनती हैं, क्यों? क्योंकि मुफ्त सवारी की समस्या, फ्री राइडर प्रॉब्लम, मुफ्त में राइड कराना, ये प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। द मेन सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू इन इंडिया? तो भैया इंडिया में टैक्स रेवेन्यू का मेन सोर्स आजकल तो जीएसटी है।
2016 में अमेंडमेंट पास हुआ 101 नंबर का, और 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हो जाता है इंडिया में। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसमें सारे इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। द लेफर कर्व इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन, जो लेफर कर्व है वो किसके बीच में रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है? तो ये जो है टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में जो रिलेशन है उसको इलस्ट्रेट करता है, दर्शाता है। इन पब्लिक फाइनेंस जीरो बेस बजटिंग क्या होती है? जीरो बेस बजटिंग का मतलब है बजट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो लेवल एवरी ईयर, हर साल बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर देना, जीरो लेवल से स्टार्ट कर लेना, उसे जीरो बेस्ड बजटिंग कहते हैं। एक्सटर्नल पब्लिक डेब्ट इफेक्ट क्या है? तो बाह्य सार्वजनिक ऋण किस पर प्रभाव डालता है? तो भैया ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पर प्रभाव डालता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी इसको कहते हैं। बीओपी है क्या? तो इंडिया का अदर कंट्रीज के साथ, इंडिया का अदर कंट्रीज के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो लेन देन हो रहा है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। ठीक है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपोर्ट ज्यादा कर लिया जाए कंट्री के द्वारा और एक्सपोर्ट कम किया जाए तो बीओपी डेफिसिट में चला जाएगा, यानी कि घाटा। और जब इंपोर्ट कम किया जाए, एक्सपोर्ट ज्यादा, यानी कि पैसा ज्यादा आएगा, तो इसे फिर कहेंगे बीओपी सरप्लस। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे, विच इज नॉट अ टैक्स अंडर जीएसटी, तो वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स को जीएसटी में कंसीडर नहीं किया गया है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट रिफर्स टू, क्राउडिंग आउट इफेक्ट का अर्थ क्या है? तो भैया रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू पब्लिक बोरोइंग, सार्वजनिक उधारी के कारण निजी निवेश में गिरावट आ जाना, इसे ही कहते हैं। अब मेंस के लिए आपका प्रश्न है, आज का प्रश्न है मेंस के लिए। क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिस्कल पॉलिसी की उपयोगिता बताओ, उपयोगिता बताओ। भारत सरकार की जो फिस्कल पॉलिसी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाई जाती है, उसका क्या उपयोगिता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।